आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन सच में बहुत ही खास है। हाँ, एकदम। मुझे लगता है आज की चर्चा काफी आंखें खोलने वाली होगी। बिल्कुल। तो आज हम दो बहुत ही अलग-अलग पर आपस में जुड़े हुए स्रोतों को समझने वाले हैं। पहला है ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम और दूसरा है प्राचीन इतिहास को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया, जिसे द ज्योग्राफी ऑफ एम्पैथी या सहानुभूति का भूगोल कहा गया है। और ये दोनों स्रोत देखने में भले ही एकदम अलग लगे, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं ना, तो इतिहास को देखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज हम यहाँ सिर्फ जानकारियों का ढेर नहीं लगाने वाले हैं, बल्कि खटाना के सिद्धांत के अनुसार हम इसे एक सही स्ट्रक्चर देंगे। हम इसे व्यावहारिक रूप से समझेंगे। हाँ, क्योंकि सिर्फ रट लेना तो सीखना नहीं होता है ना, हमें उस जानकारी को परखना होता है। एकदम। हमारा आज का मकसद सुनने वालों को ये दिखाना है कि कैसे सिर्फ तथ्यों को रटने के बजाय इतिहास को सहानुभूति और भूगोल के चश्मे से देखा जाए। इससे हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। और खटाना का जो टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम है, वो इसी बारे में है। उनके अनुसार महारत सिर्फ जानकारी से नहीं आती, वो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और लगातार अभ्यास से आती है। तो हम इतिहास सीखने के इस सिद्धांत को असल में कैसे लागू करें? इतिहास तो अक्सर हमें स्कूल में बहुत ही उबाऊ तरीके से पढ़ाया जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि इतिहास कोई धुंधला बीता हुआ कल नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हजारों साल पहले के लोग तो पता नहीं कैसे होंगे। जैसे वो कोई एलियंस हो। हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम पिछले 5000 सालों का डेटा देखें, तो इंसानों की उम्मीदें, उनके सपने और उनके वजूद से जुड़े सवाल एकदम एक जैसे रहे हैं। उनकी भावनाएं नहीं बदली? बिल्कुल नहीं। एक सुरक्षित घर की चाहत, बच्चों के लिए फिक्र या भूख का डर, ये सब तो तब भी वही था जो आज है। और इन्हीं समानताओं को पहचानना ही असल में सहानुभूति का अभ्यास है। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि प्राचीन इतिहास की किताबें पढ़ना किसी बोरिंग स्कूल टेक्स्ट बुक को पढ़ने जैसा नहीं है। एकदम नहीं। बल्कि ये तो ऐसा है जैसे हम किसी इंसान की 5000 साल पुरानी निजी डायरी पढ़ रहे हों, जिसके सपने, जिसके डर बिल्कुल आज के लोगों जैसे ही थे। बहुत ही सही तुलना है ये। उनकी डायरी में बस तकनीक अलग होगी, लेकिन भावनाएं वही होंगी। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर वो प्राचीन लोग अंदर से बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, तो उनकी दुनिया का जो ढांचा था, वो इतना अलग क्यों था? ये बहुत अच्छा सवाल है। इतने क्रूर नियम, इतनी ऊंच नीच और राजाओं के पास इतनी अंधाधुंध ताकत। अगर वो लोग हमारे जैसे थे, तो उनका बनाया हुआ सिस्टम इतना अजीब क्यों था? इसका जवाब उनके दिमाग में नहीं, बल्कि उनकी भौगोलिक मजबूरियों में छिपा है। इसे हम पर्यावरणीय नियतिवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहें तो प्राचीन शहर पूरी तरह से अपनी जगह पर कैद थे। वे पूरी तरह से एंकर्ड थे। कैद थे? वो कहीं आ जा नहीं सकते थे? हाँ, क्योंकि उस समय किसी भी शहर के अस्तित्व के लिए स्थानीय भोजन, पीने का साफ पानी और सुरक्षा सबसे जरूरी चीजें थीं। सुरक्षा जैसे बचाव वाली बड़ी बड़ी दीवारें। तो अगर पानी या खाना खत्म हो जाए तो शहर खत्म। आज की तरह नहीं कि ट्रकों और ट्रेनों में भर के खाना कहीं और से आ जाएगा। उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। अच्छा, तो इसीलिए आबादी कम होती थी? बिल्कुल। और इसी मजबूरी के कारण इन्हीं भौगोलिक सीमाओं ने समाज में बहुत ही कठोर और कानूनी रूप से तय किए गए वर्गों को जन्म दिया। किस तरह के वर्ग? जैसे जमींदार, जिनके पास जमीन थी, पुजारी जो धर्म और मौसम के डर को नियंत्रित करते थे, और व्यापारी, और समाज के सबसे निचले हिस्से में गुलाम। जब संसाधन सीमित होते हैं ना, तो सिस्टम बहुत कठोर हो ही जाता है। अब यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो हाँ, सोच के देखिए। कल्पना कीजिए, अगर आज हमारा समाज अचानक सिर्फ उसी जगह के खाने और पानी पर निर्भर हो जाए जहां हम पैदा हुए हैं। इंटरनेट बंद, गाड़ियां बंद, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाए, तो क्या होगा? तो क्या हमारा आज का ये आधुनिक समाज भी उन्हीं पुरानी कानूनी ऊंच नीच और कठोर वर्गों में नहीं बदल जाएगा? क्या हम भी उसी तरह से एक दूसरे पर हावी नहीं होने लगेंगे? ये बहुत ही डरावना विचार है, लेकिन इतिहास तो यही बताता है।
जब आपके पास भागने का विकल्प नहीं होता और संसाधन कम होते हैं तो ताकतवर लोग कमजोरों पर नियंत्रण कर ही लेते हैं। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ, और यही भूगोल की ताकत है। भूगोल ही तय करता था कि समाज कैसे चलेगा। लेकिन एक सेकंड, अगर लोग अपनी जगह से इतने बुरी तरह से बंधे हुए थे और यात्रा करना इतना मुश्किल था, तो फिर दुनिया भर में तकनीकें कैसे फैली? आप किस तरह की तकनीकों की बात कर रहे हैं? जैसे कांसे या ब्रॉन्ज बनाने की कला या फिर कैलेंडर का इस्तेमाल, ये सब तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं ना। अगर लोग कैद थे तो ये आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए? इसका एक ही जवाब है, और वो है व्यापार। लेकिन ये व्यापार आज के अमेज़न डिलीवरी जैसा नहीं था। यहाँ हमें लॉजिस्टिक घर्षण या लॉजिस्टिक फ्रिक्शन को समझना होगा। लॉजिस्टिक घर्षण? या इसका क्या मतलब है? देखिए, मौसम की हवाओं का बदलना, समंदर के तूफान और रास्ते में लुटेरों का खतरा, इन सब शारीरिक खतरों ने व्यापार को बहुत धीमा और बहुत ज्यादा जोखिम भरा बना दिया था। मतलब अगर आप अपना सामान लेकर निकले हैं तो जान की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए व्यापारियों की मजबूरी थी कि वे भारी और सस्ती चीजों का व्यापार न करें। अच्छा, क्योंकि उसमें जगह ज्यादा लगेगी और मुनाफा कम होगा। एकदम सही। वे अनाज या लकड़ी नहीं ढो सकते थे। उनकी मजबूरी थी कि वे सिर्फ ऐसी चीजों का व्यापार करें जिनका वजन कम हो और कीमत ज्यादा हो। जैसे मसाले और कीमती धातुएं, सोना, चांदी। हाँ, बिल्कुल। और इसी को लग्जरी का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ लग्जरी कहा गया है। दुनिया के जो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क बने ना, वे इसी लग्जरी के अर्थशास्त्र ने बनाए थे। अरे, ये तो बिल्कुल आधुनिक बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसा है। वो कैसे? मतलब जहां हाई रिस्क वाले बाजार में सिर्फ हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पर ही फोकस किया जाता है। अगर खतरा बड़ा है तो मुनाफा भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन्हीं व्यापारिक रास्तों से सिर्फ मसाले और सोना ही नहीं गया, बल्कि तकनीक का भी आदान प्रदान हुआ। तो व्यापारी अपने साथ आइडियाज भी ले जाते थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच है। चूंकि उस समय साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक तरीके की जगह प्राकृतिक दर्शन यानी नेचुरल फिलॉसफी का जोर था, इसलिए तकनीक का विकास बहुत बिखरावा था। बिखरावा मतलब स्कैटर शॉट? हाँ, स्कैटर शॉट। उस समय लोग अनुमान या कंजेक्चर पर ज्यादा निर्भर थे, जैसे खगोल विज्ञान और ज्योतिष का एक मिला-जुला रूप चलता था। तो वो तारों को देखकर रास्ता तो खोज लेते थे, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते थे। बिल्कुल। इसलिए जब वो कोई तकनीक दूसरी जगह ले जाते थे, तो वो बहुत ही धीमी गति से फैलती थी और अक्सर उसमें बहुत सारी गलतफहमियां जुड़ जाती थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन मुझे एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ इन व्यापारिक रास्तों और सामाजिक ढांचों के बारे में बात कर रहे हैं, आज हमें ये सब पता कैसे है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा मतलब है, जो ज्ञान हम तक पहुंचा है उसका सफर तो बहुत ही नाजुक रहा होगा ना। उस समय साहित्य या ज्ञान के जिंदा रहने का पूरा दारोमदार इस बात पर था कि उसे सदियों तक हाथों से लगातार कॉपी किया जाए, मैनुअल रीकॉपिंग। मतलब एक किताब खराब होने लगी तो कोई बैठकर उसे पूरी तरह से दोबारा लिखेगा। बिल्कुल। और आप सोचिए, जब इंसान किसी चीज की कॉपी बनाता है तो गलतियां तो होंगी ही। कुछ शब्द छूट जाएंगे, कुछ नए जुड़ जाएंगे, या शायद कोई राजा अपने हिसाब से इतिहास बदलवा दे। एकदम। इस वजह से जो असली स्रोत था और आज जो प्रतियां हमारे पास मौजूद है, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया है, एक बहुत बड़ा गैप है। तो फिर हमारे पास असल में बचा क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमारे पास वो बचा है जो हार्ड स्टोरेज पर था। मुलायम कागज या भोजपत्र तो सड़ गए या जल गए, लेकिन पत्थर, मिट्टी की टिकियां, सिक्के और सिरेमिक ये ज्यादा टिकाऊ साबित हुए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब? मेरा मतलब है, क्या इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा इतिहास का जो भी ज्ञान है वो सिर्फ एक सर्वाइवर बायस है? सर्वाइवर बायस, आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, मतलब जो संयोग से बच गया, जो पत्थर पर लिखा था या जिसे आग ने नहीं जलाया, हमने उसी बचे खुचे हिस्से को पूरा सच मान लिया। जो नष्ट हो गया वो इतिहास से ही गायब हो गया। मुझे ये कहते हुए दुख होता है, लेकिन ये सच है। शुरुआत में इतिहास और ज्ञान मौखिक परंपराओं या ओरल ट्रेडिशन के रूप में जिंदा था। लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। हाँ, लेकिन वो सब हवा में गायब हो गया। बाद में जो लिखित रूप में दर्ज हुआ, वो समाज के एक बहुत छोटे अभिजात वर्ग
यानी एलीट माइनॉरिटी के लिए ही सीमित रह गया। तो मतलब आज हम जो इतिहास जानते हैं वो असल में उन चुनिंदा जानकारियों का एक फिल्टर किया हुआ हिस्सा है। बिल्कुल, जो शारीरिक क्षय और इंसानी गलतियों के बावजूद किसी तरह बच गईं। बस वही हमारा इतिहास है। ये तो सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है। तो अगर हम इस गहरी चर्चा को समेटें तो आज हमने सच में ए खटाना के टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। हाँ, हमने प्राचीन दुनिया के ढांचों को सिर्फ तथ्यों के रूप में नहीं बल्कि एक सिस्टम के रूप में टेस्ट किया है। एकदम सही। हमने सिर्फ जानकारी नहीं ली बल्कि ये जाना कि भूगोल ने कैसे समाज को आकार दिया, कैसे लग्जरी व्यापार ने तकनीकों को फैलाया और कैसे जानकारी के नष्ट होने के डर ने हमारे आज के इतिहास को बनाया है। और ये भी समझा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो शायद पूरी तस्वीर है ही नहीं। बिल्कुल। तो अब कार्यक्रम के आखिर में हम अपने सुनने वालों के लिए दो बहुत ही गहरे और उकसाने वाले विचार छोड़ना चाहेंगे ताकि वे खुद इस पर विचार कर सकें। हाँ, मुझे लगता है ये सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि हमने देखा कि प्राचीन काल में साहित्य मुख्य रूप से मौखिक था, है ना? लोग उसे सबके साथ बोलकर चौपालों पर साझा करते थे। एक सामूहिक अनुभव था वो। बिल्कुल। तो आज के इस आधुनिक युग में जहां हम अकेले और चुपचाप अपने कमरों में पढ़ने या स्क्रीन देखने की प्राइवेट आदत डाल चुके हैं, इस अकेलेपन ने कहानियों के साथ हमारे मनोवैज्ञानिक रिश्ते को कैसे बदल दिया है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हम एक दूसरे से कट गए हैं? यही सोचने वाली बात है। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह आज हम प्राचीन प्राकृतिक दर्शन को महज एक अनुमान या अंधविश्वास मानते हैं, तो भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के किन आधुनिक अनुमानों या विचारों को हमारे दौर का ज्योतिष मानेंगे? अरे बाप रे, मतलब आज हम जिसे पक्का विज्ञान मान रहे हैं, कल को लोग उस पे हंसेंगे। बिल्कुल, इतिहास तो यही कहता है। क्या बात है। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाले विचार हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा समाप्त होती है। और ए खटाना का वो संदेश हमेशा याद रखिए, सीखते रहें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि खुद का परीक्षण करते रहें। हाँ, खुद को टेस्ट करें और सुधार लाते रहें, क्योंकि महारत सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और सवाल पूछने से आती है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।